You are watching Health Matters and I'm your host Raj Smriti. Today we have with us Dr. Akanksha, who is a gynecologist and a laparoscopic surgeon. Welcome to the show, ma'am. Thanks. Laparoscopic surgery इधर commonly सुनने को आ रहा है, पहले इतना हम नहीं जानते थे इसके बारे में. So, to a layman, how would you explain laparoscopic surgery? Laparoscopic surgery, actually, layman term is people call it as laser वाली surgery. अच्छा. So actually इसमें एक keyhole surgery होती है, where there are small, you have to make keyhole like incisions अपने मतलब body के ऊपर, and then we introduce our instruments. हम instruments अंदर डालते हैं और टीवी के ऊपर हम देखते हुए सर्जरीज करते हैं. तो इट इज़ वेरी सिमिलर लाइक ओपन सर्जरी में यू द ओनली डिफरेंस इज दैट इसमें पूरा इंसिजन देना पड़ता है बॉडी के ऊपर, बट इसमें छोटी छोटी होल्स होती हैं. सो थ्रू दैट यू आर एबल टू परफॉर्म द सेम सर्जरी एंड द विजन इज ऑल्सो वेरी क्लियर बिकॉज यू आर सीइंग ऑन अ वेरी मैग्नीफाइड व्यू दिखता है. जो बहुत बारीकी चीज़ें जो होती हैं जो शायद ओपन में ना दिखे वो भी आपको बहुत बारीकियों से दिखती है. और इसमें थोड़ा सा ब्लीडिंग भी कम होता है, हीलिंग बेटर होता है, पेशेंट जल्दी वापस घर चले जाते हैं. ओनली डिफरेंस इज थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है बिकॉज ऑफ द कॉस्ट इफेक्टिवनेस, बिकॉज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स. बट हिंद में आयुष्मान के अंदर ये सारी सर्जरी फ्री में अवेलेबल है. सो दैट इज़ आई मीन मैनी बहुत लोगों को अवेयरनेस नहीं है, तो दिस इज़ अ वेरी नाइस थिंग दैट ऑल गायनिक लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जैसे कि बहुत एडवांस एंडोमेट्रोसिस, बच्चेदानी निकालना जिसको हम टोटल लैप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी कहते हैं, या मायोमेक्टमी जिसमें कोई गांठ हो जाती है उसको निकालने, सारी दूरबीन की विधि से हिंद अस्पताल में आयुष्मान के अंदर फ्री में अवेलेबल. एंड इसका जो कॉस्ट है, इफ यू सी इन अपोलो लाइक ऑल द मेदांता, ऑलमोस्ट 2 लाख इट कॉस्ट हिस्टेक्टमीज, है ना, लैप्रोस्कोपिक. बट हियर इट इज ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट. नथिंग, पेशेंट डजंट हैव टू पे एनीथिंग. इंटरेस्टिंग. सो व्हाट ऑल डिजीजेस, एक तो आपने बताया कि अगर बच्चेदानी रिमूव करनी है या गांठें वगैरह है उसको रिमूव करनी, और क्या क्या चीज़ें आती हैं जिसको हम कर सकते हैं इस तरह की सर्जरी से? लैप्रोस्कोपी जो है इट इज़ लाइक एक बदलाव की तरह है, मतलब काइंड ऑफ न्यू एरा. नाउ वी आर ऑलमोस्ट मूविंग टू रोबोटिक. अभी ये बीच में हम लोग, राइट. सो ऑलमोस्ट एवरीथिंग कैन बी डन एक्सेप्ट ऑन्कोलॉजी में थोड़ा सा, मतलब कैंसर वाली जो सर्जरीज होती है उसमें इतना वो नहीं है. और ऑलमोस्ट इन ऑल सर्जरीज वो इट ऑल डिपेंड्स. इसमें एक ये है कि आप कितने ट्रेंड हो. जैसे कि बहुत साइज होती है यूट्रस की ना, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों की वजह से बहुत बड़े हो जाते हैं. तो सम पीपल इवन इफ यू आर हाईली ट्रेन्ड, आई नो पीपल, तो दे कैन डू इवन दैट विद दिस मशीन्स. तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर सकते. ऑलमोस्ट एवरीथिंग, चाहे वो यूरोलॉजी का हो, जैसे कि प्रोलैप्स नीचे से बच्चेदानी बाहर निकल रही है, वो नीचे के तरीके से भी होती है. बट अब लैप्रोस्कोपी में वो सारी चीज़ें आ गई हैं और काफ़ी चेंज हो गया. पेशेंट्स को सबसे ज़्यादा एडवांटेज है कि तुरंत डिस्चार्ज होकर चले जाते हैं. एंड यू कैन गो बैक टू योर वर्क, यू कैन अटेंड योर वर्क like after 2 to 3 days. Even one my sister only, she got a laparoscopy, so within 1 week she had joined her work. So most of my patients also, they are joining within 1 week, they will join. But still कहीं ना कहीं ये myth है, people feel कि जो टाके लगा के सर्जरी होती है वो ज़्यादा अच्छे से होती है क्योंकि आपने उसको खोला, देखा, सही से सारी चीज़ें की, फिर बंद किया. और इसमें तो मशीन में पता नहीं क्या दिखेगा नहीं दिखेगा और आप वैसे देख के कर रहे हैं. तो उस मिथ को कैसे बर्स्ट किया जाए? एक्चुअली ये आपको बहुत सही सवाल है, बिकॉज ये एक्चुअली जब मैं यहाँ आई थी हिंद में 2.5 साल पहले, तो ये बहुत मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती थी पेशेंट को कन्विंस करने में जी. तो पेशेंट को लगता था कि सब कैसे निकलेगा. तो उसमें प्रॉपर अगर आप सही, मतलब बिकॉज एवरीबडी, अभी ये ट्रांजिशन फेज चल रहा है, सब लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं. तो इफ़ यू हैव टू काउंसल द पेशेंट वेरी नाइसली एंड यू हैव टू टेल देम कि कैसे निकल सकता है. काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो मेरे पास वीडियोज़ होते थे, जो मेरे वीडियोज़ हैं तो वो मैं उनको दिखाती थी, तो काफ़ी टाइम लगता था कन्विंस करने में. बट अब क्योंकि अब इतने 100 से ऊपर ऑलमोस्ट हिंद में सर्जरीज हो गई हैं, तो नाउ द परसेप्शन इज चेंजिंग लिटिल बिट. अब मुझे पता है जो हमारी ओटी की जो आया है वो भी पहले दूरबीन, वो तो दे वर लीस्ट कंसर्न कि क्या है दूरबीन. अब वो भी कहते हैं कि मैडम दूरबीन से कर दीजिए. सो दैट इज जो चेंज मैंने देखा है ना. तो आफ्टर सो मच ऑफ हार्ड वर्क, पूरी टीम लगी रही, ट्रेन किया यहाँ के लोगों को, स्टाफ को ट्रेन किया, तो दैट हैज अ चेंज हैज कम एंड पीपल आर नाउ कमिंग अप. एंड काफ़ी लोगों को हिंद के बारे में
जो कॉपरेट किया, तो कई पेशेंट्स भी जाके बोलते हैं बिकॉज इतने रीजनेबल रेट्स तो कहीं नहीं है, तो दे आर कॉलिंग मी कि हाँ कर दीजिए, मतलब काफ़ी गायनेकोलॉजिस्ट भी रेफर करते हैं यहाँ पे पेशेंट्स। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की जो है डिमांड बढ़ गई है, दैट मीन्स कि डिजीजेस भी बढ़ गई हैं, बहुत सारे इश्यूज हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में हो रहे हैं जिसकी वजह से ये सर्जरीज रिक्वायर्ड है। तो व्हाट डू यू थिंक, और व्हाट आर द कॉमन डिजीजेस दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ विच दीज काइंड ऑफ सर्जरीज आर हैपनिंग? सी अभी सबसे लेटेस्ट है एक बीमारी है जिसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस। वो एंडोमेट्रियोसिस जो बीमारी है, पहले मतलब अब बहुत ज़्यादा वो, एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर लाइफस्टाइल, क्योंकि पहले का जो लाइफस्टाइल था वो अलग टाइप का था, पहले थोड़ा सा खाना पीना भी अलग था। तो आजकल जो सोसाइटी है उसमें टाइम नहीं, एवरीबडी इज सो बिजी, न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, सो पीपल डोंट हैव टाइम फॉर देमसेल्व्स। अगर उठ भी रहे हैं तो खाली पेट रह रहे हैं। जितनी भी फीमेल्स हमारे यहाँ आती हैं, मोस्ट ऑफ देम दे आर, सुबह उठना है, बच्चों के लिए स्कूल है, हस्बैंड के लिए, सो दिस इज लाइक कॉमन थिंग हो गया, एंड देयर इज नोबडी टू हेल्प देम। पहले इट वाज अ जॉइंट फैमिली, तो थिंग्स वर डिफरेंट, फूड वाज आल्सो प्योर कमिंग, नाउ देयर आर सो मेनी अडल्ट्रेटेड थिंग्स कमिंग, है ना। सो द लाइफस्टाइल हैज क्रिएटेड अ सो मच ऑफ चेंजेस। उसकी वजह से क्या, बीमारियां जो बहुत पहले होती थी वो अब अर्ली एज में हो जा रही हैं। सो दिस एंडोमेट्रोसिस नाम की जो ये बीमारी है वो इतना ज़्यादा अभी फैल रहा है, इट्स नॉट अ कैंसर, बट ये कैंसर की तरह होता है, जो कि आपको कहीं पे भी किसी भी ऑर्गन में मिलता है। क्या होता है इसमें? उसमें क्या होती है, जो लाइनिंग होती है, जैसे बच्चेदानी की जो लाइनिंग होती है, जो हर मेंसेस में शेड होती है, वो वहाँ से निकल के बाकी ऑर्गन्स में जाके इम्प्लांट हो जाती हैं। तो वो क्या करता है, जब भी आपके मेंसेस आते हैं तो वो सारा जो नेचर ने बनाया है यूट्रस के अंदर, जो भी चेंजेस आते हैं वो सारे बाकी ऑर्गन्स में भी होते हैं। सो पेन इतना ज़्यादा होता है पेशेंट को, दूसरा क्या, वो चिपक जाती हैं सारी, वो बार बार वहाँ पे हीलिंग होती है, वहाँ पे ब्लीडिंग होती है। तो नेचर ने तरीका बनाया है हील होने का, तो उसकी वजह से वो सारा फाइब्रोसिस हो जाता है और पेशेंट बहुत पेन, या उनको बच्चे नहीं होते, या कोई अगर आपकी आंतों में हो तो डायरिया या बावल जो होती है वो सिम्टम्स आ जाते हैं, या पेशाब की थैली में होती है जिसको यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं कई लंग्स में भी होते हैं, तो ये कहीं भी फैल सकते हैं। तो इसको टैकल करना अभी आजकल के इसमें, और ये लाइफस्टाइल की इज़ वन ऑफ द थिंग। तो हम लोग इसको हर जो भी पेशेंट आता है उसकी जो भी सिम्टम होते हैं उसके हिसाब से हम लोग फिर इलाज करते हैं। और लास्ट में अगर बच्चा नहीं हो रहा है या कुछ बहुत ज़्यादा पेन है जो दवाइयों से नहीं हो पा रहा है, तो फिर हम सर्जरी करते हैं। ओके। क्या ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें यू डोंट रेकमेंड लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लाइक ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेशन हो बॉडी में, या कुछ ऐसे पेशेंट्स हो जिन पे ये सर्जरी सूट नहीं करेगी या उनको नहीं कराना चाहिए? एक्चुअली हर एक सर्जरी के अपने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ठीक है। लैप्रोस्कोपी बस एक तरीका है, मतलब जैसे पहले भी सर्जरीज होते थे खाली वो ओपन होते थे, अब वही तरीका है, वही सर्जरी हम बस लैप्रोस्कोपी से करते हैं। हाँ, ऑन्कोलॉजी जैसे कैंसर सर्जरीज होते हैं उसमें इट इज़ बेटर कि भाई ओपन, क्योंकि अभी भी इसमें बहुत स्टडीज़ आई हैं और अभी भी इसमें एक चल रहा है कि यू शुड गो फॉर ओपन, क्योंकि सारी बीमारी ऐसा लगता है लैप्रोस्कोपी से पूरी नहीं निकल रही। तो रेडिकल जो होता है सारा निकालने का, तो वो कैंसर एक ऐसा एरा है जो अभी उसमें अभी ओपन सर्जरीज काफ़ी इसमें हो रही हैं। लेकिन अभी विद द एडवेंट ऑफ रोबोटिक, लेट्स सी हाउ द थिंग्स विल टेक प्लेस। डू यू थिंक आने वाले टाइम में रोबोट्स विल रिप्लेस द डॉक्टर्स एज वेल, लाइक स्क्रीन देख के आप सर्जरी कर सकते हैं, सो विल देयर बी अ टाइम कि रोबोट्स आर डूइंग ऑपरेशंस? See, robots are actually machines, है ना, which are directed by us. So robot अगर हम नहीं है तो फिर रोबोट चलाने वाला तो चाहिए। तो इट इज़ लाइक यस, बस रोबोट से ये है कि जैसे हमारा हाथ है वो 360 डिग्री तो घूम नहीं सकता ना, अगर हम अंदर बॉडी के अंदर हम सर्जरी कर रहे हैं तो हम ऐसे ही मैनिपुलेट कर सकते हैं। बट रोबोट से हमें आसानी होती है, विजन अच्छा होता है, तो रोबोट का हाथ तो हम कैसे भी घुमा लेंगे, तो ये ईजी हो जाता है सर्जरी करना, बस ये फ़र्क है। बट वही है, कॉस्ट वगैरह थोड़ा सा रोबोट का ज़्यादा होता है, तो वो टाइम के साथ मे बी। बट आर अदर कंट्रीज यूजिंग, या इंडिया में भी ये कॉन्सेप्ट अब यूज़ हो रहा है? हाँ, रोबोटिक्स जो है एंडोमेट्रोसिस और ऑन्कोलॉजी में थोड़ा सा अभी उसका है शुरू हो यूजेस काफ़ी है, और नॉर्मल सर्जरीज में भी हो रहे हैं। मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट्स, अगर आप दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बैंगलोर, तो देयर एवरीबडी इज गोइंग थ्रू ना दिस। ओके, तो इट विल टेक टाइम। डू यू हैव एनी मेमोरेबल लैप्रोस्कोपिक केस या डिफ़िकल्ट केस जो आपने किया एंड उसके बाद यू नो द रिजल्ट वाज वेरी सेटिस्फैक्टरी, द पेशेंट वाज वेरी हैप्पी, यू फेल्ट काइंड ऑफ अकम्प्लिश्ड इन अ वे? Actually, you know, the infertility cases na, where patients are, you know, they don't have money for IVF. Okay. ठीक है, और उसके अगर मैं लैप्रोस्कोपी कर दूं और उससे उसका
मतलब IVF के पैसे बच जाए और उससे वो स्पॉन्टेनियसली कंसीव हो जाए, उससे ज़्यादा खुशी तो मैंने किसी के चेहरे पे नहीं देखी. आई हैव 2 to 3 केसेस जिनके IVF मतलब सबने IVF रिकमेंड किया था, ट्यूब में ब्लॉक था, तो उसमें मैंने मतलब उसको खोला था, तो फिर वो शी वॉज़ वेरी हैप्पी. एंड देयर वॉज वन मोर केस जो IVF सेंटर में था. और उसमें जो वहाँ की जो नर्स थी, शी वॉज नॉट एबल टू कंसीव बिकॉज ऑफ दिस एंडोमेट्रियोसिस. तो उनका IVF वाली जो मैडम थी, उन्होंने उसको IVF के लिए शी हैड टेकन द एम्ब्रियोज और सब कुछ रेडी था, बट वो किसी बावजूद मतलब ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा था. तो आई वॉज कॉल्ड इन एंड आई डिड दिस ऑपरेशन फ्री फॉर हर बिकॉज शी वॉज स्टाफ एंड शी कंसीव्ड स्पॉन्टेनियसली, और उसका एम्ब्रियोज अभी भी रखा हुआ है. सो दीज वर थिंग्स, सम ऑफ द इनफर्टिलिटी में इट इज लिटिल सेटिस्फाइंग. राइट. एनी चैलेंजिंग केस दैट कम्स टू योर माइंड जो बहुत मुश्किल था करना बट स्टिल यू वर एबल टू डू इट? See, this is we all are always learning, doctors are always learning. True. And the challenges keep coming, है ना. और the only thing is कि जब challenges आते हैं ना, तो we have to very calm and quiet, क्योंकि सर्जरी एक ऐसी चीज़ होती है कि we don't know, and we always care for the patients and we want them to get better very soon, but sometimes complications do happen. किताब में भी लिखा, but that time it is always to be quiet, little quiet. अपना थोड़ा सा, जैसे मेरे को कभी लगता है तो मैं थोड़ा ब्रेक ले लेती हूँ, 10 मिनट में बैठ जाती हूँ, and then I get up again and then with renewed energy. So it's a teamwork actually. Right. So you have to have your own team. Correct. Thank you so much, Dr. Akanksha, for sharing such insights on this form of surgery, which is very common now, and we wish you all the best in all your surgery. Thank you so much. Thank you.